नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम आपका यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि 12 नवंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी एग्ज़ाम में जनरल साइंस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन था गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। तो आपको बताना है कि न्यूटन का जो गति का तीनों नियम है उसमें से जो प्रथम नियम है वह किसकी परिभाषा देता है, तो वह बल की परिभाषा देता है। इसके साथ ही आपको याद करना पड़ेगा कि गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक चीज़ और, न्यूटन साहब ने जो तीनों अपने गति के नियम दिए थे वह किस पुस्तक में दिए थे, तो यह दिए थे प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम के एक पुस्तक में। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने था वह था कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। तो आपको निकालना है वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे dv/dt। तो जब भी dv/dt निकालेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आता है, यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। वहीं अगर आपसे पूछा रहता कि विस्थापन समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, तो उसका आंसर होता आपका वेग। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह था कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 इंटू 10H2 है। यही आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद वाला जो प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के सभी तत्व निष्क्रिय होते हैं। तो 18वां जो आपका समूह है उसमें जितने भी तत्व विद्यमान है वो सब निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय क्यों है, क्योंकि उनका जो बाहरी कक्ष है उसका अष्टक पूरा होता है। उसके बाद वाला जो प्रश्न था कि पादप उत्तक के दो प्रकार कौन कौन होते हैं। तो पादप उत्तक के जो दो प्रकार के जो उत्तक हैं वो है विभाज्योतक यानी अस्थायी उत्तक, और दूसरा उत्तक है अस्थायी उत्तक। दोस्तों, विभाज्योतक जो है इसमें विभाजन क्षमता पाई जाती है और पौधों के विकास के लिए यही उत्तक आपका उत्तरदायी होता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है कि विभाज्योतक उत्तक ही पौधों को विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद वाला जो प्रश्न था 1 किलोवाट में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं। तो 1 किलोवाट में आपको 1000 जूल पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद जो प्रश्न था कि ध्वनि किस ऊर्जा का एक रूप है। तो ध्वनि जो है आपका वह यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। इन सब के बाद जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वह था कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में इकोलोकेशन का प्रयोग आपका पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो था किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो जो आवश्यक नियत बल होता है उसको कहते हैं हम अभिकेंद्री बल। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में आपका जितने भी छोटे छोटे परिभाषा हैं वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि जितने भी छोटे छोटे परिभाषा हैं उसको आप याद कर लें, जैसे कि अपकेंद्री बल, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुप्त ऊष्मा, दुलनी गति, ये सब का आप परिभाषा अच्छे से याद कर ले। उसके बाद प्रश्न था कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है। तो इस तरह का प्रश्न पढ़ने के लिए आपको नो पेपर नो पेन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 दिया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो 2 8 हो जाएगा 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, और देख लेंगे कि 15 किस तत्व का आपका परमाणु संख्या है। तो 15 आपका फास्फोरस का परमाणु संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। उसके बाद जो प्रश्न था वह था कि एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि एक इकाई ऊर्जा में कितना जूल होता है। तो आपको एक इकाई जूल में आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो आपको निकालना है 300 में। तो सिंपली हम 300 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह इतना के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.080 गुने 10 के पावर 9 जूल। इसके बाद निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो इस तरह के प्रश्न आपको ऑप्शन की सहायता से ही बनते हैं, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा, कार्य, विस्थापन और गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन आपका जो है सदिश राशि है। उसके बाद जो प्रश्न था वह था कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो ऑप्शन यहाँ से खुल के आते हैं आपके उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन और श्वसन। तो इसमें ऑप्शन जो डी है श्वसन, उस प्रक्रिया में आपका ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, क्योंकि श्वसन जो है आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्न में कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो ऑप्शन है यहाँ से आते हैं आपके लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और पोटेशियम। तो ऑप्शन जो इसमें डी है पोटेशियम, वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि यह काफ़ी क्रियाशील तत्व है। तो जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के ही होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा डरना नहीं है। निम्न रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, यानी कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके एनीमिया, थैलेसीमिया,
कैंसर और रतौंधी। तो इसमें ऑप्शन जो बी है थैलेसीमिया, वही एक अनुवांशिक विकार है। अब है कि थैलेसीमिया है क्या, तो थैलेसीमिया एक बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग के हो जाने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्तहीनता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और इसकी पहचान कब की जाती है, तो इसकी पहचान जो होती है 3 माह की आयु के बाद ही होती है। उसके बाद जो प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पौधा तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो इसके लिए ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, इमली और गुलाब। तो इसमें जो ऑप्शन डी है गुलाब, वही एक पौधा है जो तने के माध्यम से प्रजनन करता है इस ऑप्शन में। उसके बाद जो प्रश्न था कि जी का मान पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, तो जी का मान पृथ्वी की केंद्र की ओर जैसे जैसे जाएंगे उसका मान हमेशा घटते जाता है। उसके बाद प्रश्न था आपका कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा, यानी फार्मूला यूनिट मास। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सूत्र दिया रहता है उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा तत्व है, और उस सभी तत्वों का परमाणु भार हमको ऐड कर देते हैं और ग्राम पर मोल लगा देते हैं, तो आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाता है। तो इसमें आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो कैल्शियम का आपका भार हो जाएगा 40 और ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 16, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। तो इसमें हम ग्राम पर मोल लगा देंगे, और ग्राम पर मोल को हम यू से भी इंडिकेट करते हैं। तत्व X की संयोजकता 4 है और तत्व Y की संयोजकता 2 है, इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका पहला तत्व दिया रहता है उसको पहले लिख देते हैं और उसके नीचे उसकी संयोजकता लिख देते हैं, और उसके ठीक बगल में दूसरा तत्व लिख देते हैं और उसकी संयोजकता उसके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ आपका X है पहला तत्व, तो X लिख दिए, उसका संयोजकता 4 है तो उसके नीचे लिख दिए। उसके बाद दूसरा तत्व है आपका Y, तो Y के नीचे उसका संयोजकता 2 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा X2Y4, अगर कोई कॉमन निकले तो ठीक है, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा XY2। तो इसलिए आपका जो तत्व X और तत्व Y जो मिलेगा तो आपका यौगिक जो बनेगा उसका नाम होगा XY2। सबसे अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह था कि 12 ओम प्रतिरोध वाली तार की लंबाई को आधी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2 बेसिक चीज़ को याद करना पड़ेगा। पहला चीज़ की तार की जो लंबाई होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेंगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तार की लंबाई घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। और दूसरा चीज़ की जब भी किसी तार की लंबाई को हम आधी करते हैं या फिर 2 गुना से कम करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है 4 गुना कम हो जाता है, और वही तार की लंबाई को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपका 12 ओम का प्रतिरोध वाली तार है और उसकी लंबाई को कितना किया गया, आधी कम कर गया है, यानी 2 गुना कम कर दिया गया है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 12, और 12 से हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ओम। यही आपसे अगर प्रश्न किया रहता है कि 12 ओम प्रतिरोध वाली तार की लंबाई को आधी नहीं बल्कि दोगुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो सिंपली हम इसमें 4 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है 48 ओम। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिए लाइक, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए।